हेलो डियर स्टूडेंट, चैंपियन स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे आईसीटी का एक बहुत ही मेन टॉपिक है जो कि है कंप्यूटर मेमोरी, जो कि मेंस में भी इंपॉर्टेंट रहता है और प्री में भी, है ना। बिल्कुल बेसिक टॉपिक रहता है, बट पूरा एक साथ कंपाइल करने में क्या होती है, हमें बहुत समस्या आती है ना। इसको एक बार देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको ईजिली आप लोग समझ सकते हैं। इसके लिए हमने आज की ये क्लास रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, बिना किसी देरी के, कि भैया कंप्यूटर मेमोरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहली बात तो मैंने कुछ पीवाईक्यू यहाँ पे आप लोगों के लिए रखे हैं। जैसे कि आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन आ गया था, बिट बाइट इनसे क्वेश्चन आ गया था कि भैया एक बिट में, है ना, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट, कितनी बिट होती है, तो हमें पता है 8। पर इस तरह के आ गए थे भैया स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज कौन सी है इसमें से। इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं प्री में। उसके बाद पूछ लिया गया आपसे कि भैया अगर 1024 किलो बाइट है तो वो इनमें से किसके बराबर होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर ऐसा नहीं कि केवल प्री में, मेंस में भी इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, वो भी 7 मार्कर, जो कि पहले 5 मार्कर आते थे। ठीक है, जिसमें आ चुका है कि भैया कंप्यूटर में हमें सेकेंडरी मेमोरी की क्यों जरूरत है ना। यही सब हमें सीखना है आज। कैश मेमोरी किसे कहते हैं, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, ये सब क्वेश्चंस, है ना। कुछ पीवाईक्यू मैंने इसीलिए रखे ताकि आप लोगों को पता चले कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है और इसको अच्छे से पढ़ना कितना जरूरी है ना। मतलब रटना नहीं है, हमें उसको अच्छे से समझ के याद करना है। चलो तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो हम लोगों ने सबने एक वर्ड सुना है, दैट कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। हम लोगों ने सबने हमेशा एक बात सुनी है जब भी हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन सुनी है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो हमसे इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और जो भी डिजायर्ड आउटपुट रहता है, परिणाम रहता है, वो हमें क्या करता है, दिखाता है। ये हम लोगों ने सबने बेसिक डेफिनेशन सुनी। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है वो डिजिटल डेटा पे काम करती है और डिजिटल डेटा आपका होता है जो कि बिट्स पे चलता है, बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है, जो कि होती है 0 और 1, है ना। और 0 और 1 मिलकर बनाती है आपकी एक बिट, है ना। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहते हैं वो ऑन या ऑफ पे काम करते हैं, 1 या 0 पे काम करते हैं, और 0 और 1 पे काम करने वाले डिवाइसेस को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। और 0 और 1 मिलकर एक बिट बनाते हैं, और यही बिट आपके पूरे कंप्यूटर की सारी चीजें आपको समझा देगा मेमोरी की, कि भैया मैंने कहा कि एक बिट कितना हो गया, तो 0 और 1 हो गया। इस तरह से अगर 4 बिट मिलेंगी, कितनी बिट मिलेंगी, 4 बिट, है ना। इस तरह से अगर 4 बिट मिलेगी तो एक निबल बनेगा। मतलब सबसे छोटी इकाई जो रहेगी हमारी मेमोरी की या हमारी कंप्यूटर की, जिसमें कोई भी डेटा स्टोर होगा, वो बिट होगी। ठीक है, बिट से अगर 4 बिट मिली तो क्या बनेगा, निबल बनेगा। ये यूनिट में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि कई बच्चे सबसे बेस चीज पढ़ना ही भूल जाते हैं कि भैया कंप्यूटर मेमोरी की साइज कितनी होगी। और उस साइज को समझने के लिए आपको ये फैक्ट समझना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर में कोई भी चीज स्टोर जो होती है वो बिट के फॉर्म में होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक बिट क्या होती है, तो 0 और 1 से मिलकर एक बिट बनती है। बिट अगर 4 बिट मिलेगी तो एक निबल बनेगी, 8 बिट मिलेगी तो एक बाइट बनेगी। मतलब एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनती है, 8 बिट से। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो बाइट के बाद आ जाएगा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ऐसे आते चले जाएंगे। ठीक है, और कैसे इसे हमें याद रखना है, तो देखो एक बिट मतलब 8 बिट मतलब एक बाइट। वैसे आपको बाइट के बाद याद रखना है अगली यूनिट आती है किलोबाइट, और किलोबाइट किससे बनेगी, तो 1024 बाइट से। 1024 बाइट मिलेंगी तब जाके क्या बनेंगी, किलोबाइट बनेंगी। किलो के बाद कौन आई, मेगाबाइट। तो मेगाबाइट कितने से बनेगी, तो जब 1024 किलोबाइट मिलेगी तब जाके क्या बनेगी, एक मेगाबाइट बनेगी। फिर आ जाएगी गीगाबाइट, ये किससे बनेगी, मेगाबाइट से, पीछे वाली से, 1024 मेगाबाइट। टेराबाइट क्या होगी, तो 1024 गीगाबाइट से बनेगी। ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब एक नंबर हमें याद रखना है 1024, और बाकी सब प्रीवियस वाले जो हमारे हैं वो जब मिलकर हमारा क्या मतलब बाइट। किलोबाइट किससे बनेगी, बाइट से। कितनी बाइट से, तो 1024 बाइट से। फिर किलो से क्या बनेगी, मेगाबाइट। कितनी से, 1024 किलोबाइट से। फिर गीगाबाइट कितने से, तो एमबी से बनेगी, जीबी। 1024 एमबी इज इक्वल्स टू 1 जीबी। ऐसे हमें इसको याद करना है, मतलब बहुत ही इजी फ्लो है। तो सबसे बेसिक बात तो आपको यही समझनी होती है कि भाई कंप्यूटर में स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी कितनी होती है। हम लोग बोलते हैं ना इतने जीबी की, इतने एमबी की डिवाइस है, तो कैसे उसको आपको याद रखना है, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, तो वो आपको इससे याद रहेगी। एक फैक्ट एक फंडा, सारी चीजें क्लियर। ठीक है,
तो बहुत ही इजीली इस चीज को समझ लीजिएगा कि कंप्यूटर्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल डेटा पे काम करती है, डिजिटल डेटा को स्टोर करती है, मतलब डेटा स्टोर होगा 0 और 1 के फॉर्म में। 0 और 1 क्या कहलाते हैं? तो 0 और 1 कहलाते हैं आपके बिट, बाइनरी डिजिट। और ये बाइनरी डिजिट जब मिलती है, 4 बिट मिलेगी तो 1 निबल, 8 बिट मिलेगी तो 1 बाइट, और बाइट से बनेगी किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ऐसी बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से सबसे बेसिक चीज तो आप लोग मेमोरी में कीजिएगा इस टेबल को याद। ठीक है, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में क्या होते पूछे जाते हैं, और हमको इसके फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप प्रीवियस ईयर जो मैंने आपको भी दिखाए थे उसमें इसी से क्वेश्चन आए थे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, कितने बिट्स होते हैं? मेरे हिसाब से सभी आंसर बता देंगे, 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया गया था? सबसे छोटी मेमोरी कौन सी बताओ, केबी, एमबी, जीबी, टीबी? तो हमें सबको पता है, अभी मैंने बताया है ना, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। ठीक है, सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, 104 किलोबाइट जब 1024 किलोबाइट जब मिलेंगी तो कितने के बराबर होंगी? तो भाई किलोबाइट से क्या बनती है? बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, तो यहां से किलोबाइट से क्या बनेगी? मेगाबाइट, मतलब कितनी होगी? 1 मेगाबाइट बनेगी। और फिर एमबी से क्या बनेगी? जीबी, जीबी से क्या बनेगी? टीबी, ऐसे आगे चलती चली जाएगी। मतलब आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो गए। ठीक है, मतलब मैक्सिममली जो ये रहा सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन आए हैं, वो एक पैटर्न हमने देखा। अब हम आते हैं ओरिजिनली पढ़ने पे कि भाई कंप्यूटर मेमोरी है क्या। ये इनिशियल बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि यार सीडी की कैपेसिटी इतनी है, टीबी में है, एमबी में है, तो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो, सबको पता रहे कि भैया एमबी छोटी होती है, टीबी बड़ी होती है, जीबी बीच में आ रही दोनों के। ठीक है, ऐसा पता होना चाहिए वेरीफाई करने के लिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। तो देखो कंप्यूटर मेमोरी की यदि मैं बात करूँ ना, तो एक बेसिक प्रोसेसिंग आप लोग समझिए कि कंप्यूटर करता क्या है। कंप्यूटर हमसे लेता है इनपुट, उस इनपुट को सीपीयू क्या करता है भाई? प्रोसेस करता है, और वो प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देता है? आउटपुट। पर जब भी हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हैं तो इनिशियली वो कहीं ना कहीं क्या होता है भाई? स्टोर होता है, कहीं ना कहीं उस चीज का संग्रहण होता है। आइदर वो संग्रहण कैसा हो सकता है? टेम्पररी, है ना, संग्रहण। इसमें ये बात याद रखना कि कंप्यूटर स्टोर भी करता है, ठीक है, चीजों का संग्रहण भी करता है, और वो संग्रहण कैसा हो सकता है? तो या तो वो हो सकता है टेम्पररी, ठीक है, अस्थायी, या वो कैसा हो सकता है? परमानेंट, स्थायी। दोनों तरह से हम चीजों को स्टोर कर सकते हैं। मतलब कुछ चीज पे हम लोग टेम्पररी काम कर रहे हैं, कि कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो टेम्पररी चल रहा है, तो उसको हम टेम्पररी डिवाइस मतलब ऐसी इसमें रखते हैं कि जब तक करंट मिलेगा तब तक वो चलेगा, जैसे ही स्विच ऑफ सारा डेटा लॉस हो जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग टेम्पररी। तो देखो हमने कहा कंप्यूटर करता क्या है? इनपुट लेता है, ठीक है, सीपीयू को देता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। होता कैसे ये सारा का? तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे सपोज मैंने कंप्यूटर को इनपुट दिया 2 + 2, है ना, कंप्यूटर को जैसे मैंने बोला भाई 2 + 2, तो कंप्यूटर के जिस भी डिवाइस में ये चीज रखी रहेगी, ये 2 + 2 जहां पर टेम्पररी रूप से स्टोर होगा, ठीक है, अस्थायी रूप से जहां पर ये 2 + 2 को स्टोर किया जाएगा, ठीक है, वो एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वो एक वॉलेटाइल मेमोरी आपकी होती है, जो अस्थायी मेमोरी, मतलब जब तक करंट है तब तक आपका ये चलता रहेगा। वो कौन सी मेमोरी होगी? रैम में। मतलब जैसे ही मैंने किसी चीज में मैंने कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया, तो जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डेटा स्टोर होता है, तो वो डेटा टेम्पररी रूप से कहाँ रखा होता है? रैम में। कौन सी मेमोरी में रखा होता है? रैम में। ठीक है, आगे मैं आपको इसको डिटेल भी करूंगी, पर एक प्रोसेस समझना जरूरी है यहाँ पे। तो कहाँ रखा होता है? रैम में रखा होता है। रैम हमारी क्या है? एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, जो यहाँ पर सीधे सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। एक तरह की प्राथमिक मेमोरी है जो सीपीयू से जुड़ी हुई है। अब क्या होगा आगे की प्रोसेस? क्या है? हमने इनपुट दिया कंप्यूटर में वो इनपुट कहाँ पर? टेम्पररी जो भी डेटा पे हम लोग काम करते हैं वो रैम में रखा है, ठीक है। अब सीपीयू क्या काम करेगा? सीपीयू 3 चीजें करेगा, ठीक है। सीपीयू के अंदर क्या काम चलेगा? तो सीपीयू रैम से ये 2 + 2 उठाकर लेकर आएगा। सीपीयू रैम से ये 2 + 2 उठाकर लेकर आएगा। इसको हम लोग कहते हैं कि सीपीयू ने क्या किया? फेच किया। क्या किया? फेच किया। क्योंकि सीपीयू की जो साइकिल होती है वो इसी 3 चीजों पर काम करती है।
फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो हमने जैसे ही कंप्यूटर पे किसी चीज पे काम करना स्टार्ट किया है ना, तो हमने कहा कि टेम्पररीली वो डेटा कहाँ रहेगा, रैम में। फिर अगर उसको प्रोसेस करने की जरूरत है, अगर गाना सुन रहे तो कोई वो नहीं, प्रोसेस नहीं करना है, पर अगर जैसे मैंने कोई कैलकुलेशन बोला है, कुछ चीज बोला, तो प्रोसेस करने की अगर जरूरत है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, तो सीपीयू उसको उठाकर कहाँ लेकर आएगा, अपने पास। मतलब सीपीयू इस 2+2 को फैच करेगा और लेकर आएगा अपने पास। और सीपीयू के पास क्या क्या होता है, तो सीपीयू के पास होती है कंट्रोल यूनिट, सीपीयू के पास होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और सीपीयू के पास होती है मेमोरी यूनिट। ठीक है, मैं फुल फॉर्म बताती जा रही हूँ बेटा, कभी कभी सीपीयू तक का फुल फॉर्म हमें याद नहीं रहता है, तो याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू के अंदर ये जो तीन रहते हैं, इनका फुल फॉर्म है, ये है कंट्रोल यूनिट, ये है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और ये है मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू इसको उठाकर लेकर आएगा, और सीपीयू की अपनी खुद की मेमोरी में जब तक काम चल रहा है, वो इसको अपनी मेमोरी में रख लेगा कि जब तक मैं इसमें काम कर रहा हूं तुम इसको अपने पास रखो। और उस मेमोरी को जो सीपीयू के अंदर ही होती है, वो मेमोरी यूनिट क्या कहलाती है बेटा, आपकी रजिस्टर। रजिस्टर ही वो मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर ही होती है, और ये 2+2 लाके क्या कर लेगा, इसमें रख देगा। तो सीपीयू ने पहला काम क्या किया, रैम से डेटा उठा के लाएगा, उसको फेच करेगा। ठीक है, सीपीयू का पहला काम क्या है, रैम से इनपुट को लाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसने क्या किया, फेच किया, इनपुट लाएगा और उसको कहाँ रख देगा भाई, अपनी मेमोरी यूनिट में। और मेमोरी यूनिट जो सीपीयू की खुद की होती है, जिसमें सीपीयू के सारे जो अंदर अंदर काम चल रहे हैं ना, वो यहाँ पे रखे होते हैं, वो कौन सी होती है, रजिस्टर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि रजिस्टर सबसे तेज, फास्टेस्ट मेमोरी होती है, सबसे तेज व छोटी। साइज तो इसकी कम होती है, कैपेसिटी कम होती, पर सबसे तेज मेमोरी जो होती है ना हमारे कंप्यूटर की, वो रजिस्टर होती है, क्योंकि रजिस्टर कुछ अलग नहीं है, रजिस्टर हमारे सीपीयू की क्या है, मेमोरी यूनिट है। तो सीपीयू के जो सबसे नजदीक होता है वो सबसे तेज होता है, क्योंकि उस पर सबसे जल्दी जल्दी काम होगा। ठीक है, तो ये सबसे तेज मेमोरी होगी, जो जितना सीपीयू के पास वो उतना तेज। ठीक है, तो हमने कहा ये हो गई। फिर उसके बाद हमने कहा सीपीयू दूसरा काम क्या करेगा, तो सीपीयू अब इस 2+2 को किसको बताएगा, कि सीयू को, है ना। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, समझेगी, समझेगी कि क्या करना है, कैसे करना है। कंट्रोल, जैसे सीपीयू इसको फेच करके लेकर आया, मेमोरी यूनिट को दिया, तो मेमोरी यूनिट ने इसको किसको दे दिया, कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, डिकोड करेगी। डिकोड करने का मतलब होता है समझेगी कि करना क्या है, उसको समझ में आएगा अच्छा एडिशन करना है। अब वो प्रोसेस करने के लिए, निष्पादन करने के लिए किसको देगी, तो निष्पादन करने के लिए वो देगी एएलयू को, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट। और एएलयू इस 2+2 को प्लस करके रख देगा और दे देगा 4, और ये 4 भी अभी मेमोरी यूनिट में ही है। और फिर ये 4 यहाँ से मेमोरी यूनिट से कहाँ चला जाएगा, रैम में, और रैम से वापस से कहाँ दिखाई देगा, हमें आउटपुट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, दिखाई देगा। मतलब जिस पे भी अगर हम टेम्पररी काम कर रहे हैं, वो हमें कहाँ दिखाई देता है, रैम में दिखाई देता है। ठीक है, तो कैसे पूरी प्रोसेस चली, मैंने आपको एग्जांपल क्या समझाया, कि हम जो भी इनपुट देते हैं वो टेम्पररी रूप से, जब तक हमने उसको स्टोर नहीं किया है, तो हमारी जो टेम्पररी मेमोरी होती है वो होती है रैम, जिसमें हमारा जो भी वर्किंग डेटा होता है ना, वो वहाँ पे रखा हुआ रहता है, तो रैम में रखा गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी मेमोरी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, रजिस्टर, जो कि सीपीयू के अपने अंदर की ही मेमोरी होती है, जो कि क्या काम कर लेती है, जो कि क्या काम करती है, तो वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जो कि सीपीयू के अंदर जो भी डेटा आता है प्रोसेस होने के लिए, उसको स्टोर करके रखती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू की वर्किंग मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी है कौन सी, आपकी रजिस्टर, है ना। फिर यहां से कहां चला जाएगा, आउटपुट के रूप में हमको मिल जाएगा। अगर वो आउटपुट हमें अच्छा लगा और हमें उसको क्या करना है, परमानेंट स्टोर करना है, क्या करना है, परमानेंट स्टोर करना है, स्थायी रूप से स्टोर करना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, फिर सेकेंडरी डिवाइस का, किसका, सेकेंडरी स्टोरेज का, सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। तो यही बात अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आती है। रोम को तुम छोड़ दो, तो बाकी सब कुछ समझना बहुत आसान है कि भैया रैम का क्या काम होता है। तो रैम एक तरह की प्राइमरी मेमोरी है, जो हमारे कौन सी डाटा को होल्ड करके रखती है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, रजिस्टर कौन है, तो सीपीयू के अंदर जब तक प्रोसेस चलती तो सारी चीजें किसमें रहती है, रजिस्टर में। मतलब सबसे तेज मेमोरी कौन हो गई, रजिस्टर। ठीक है, रोम क्या होती है मैं अभी पूरा समझाऊंगी आपको। और एक और मेमोरी मैंने आपको कौन सी कही, तो रैम और सीपीयू के बीच में, ध्यान रखना, रैम और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी और आ जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। कंप्यूटर में स्पीड को बढ़ाने के लिए, कभी कभी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग भी कर लिया जाता है। ये भी एक तरह की रैम ही होती है।
ठीक है, एक तरह की रैम ही होती है, मैं आपको आगे समझाऊंगी, जिसको कहाँ पर लगा दिया जाता है, तो सीपीयू और रैम के बीच में लगा दिया जाता है। और बार बार उपयोग होने वाला डेटा, जिसको हम लोग बार बार उठा रहे हैं, 10 स्लाइड खोल रखी है ना, कुछ पे काम कर रहे हैं, कुछ 5-6 रखी हुई है, तो जो बार बार उपयोग हो रहा है उसको हम किस में रख लेंगे, कैश में, ताकि रैम तक जाने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो ना हो। तो ये हो गई कैश, ये हो गई रैम, ये हो गई रजिस्टर। चारों तीनों की तीनों आपकी प्राइमरी मेमोरी, और एक और प्राइमरी मेमोरी बची जो कि कौन है, रोम, वो मैं आपको आगे समझा रही हूँ। और अगर मैंने कहा इन सब से गुजरने के बाद मुझे अगर अपने डेटा को, बहुत ज्यादा डेटा है और परमानेंट स्टोर करना है, तो परमानेंट स्टोर करना है, कैपेसिटी भी ज्यादा चाहिए, तो इन सभी चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत आन पड़ी, सेकेंडरी मेमोरी की। और यही है मेमोरी का पूरा सार। अब इसी को मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि एक्चुअल में प्रोसेस हो कैसे रही है। चलो, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, जब मुझे चीजों को स्टोर करना होता है, स्टोर करना है मतलब स्टोर कैसे भी हो सकता है, स्थायी या अस्थायी रूप से रखना है, तो मैं कंप्यूटर मेमोरी का यूज करती हूँ। कुछ कंप्यूटर मेमोरी प्राइमरी होती है, कुछ सेकेंडरी होती है, कुछ टर्शियरी होती है, तो उसी पे अभी हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। चलो, तो कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप हो जाएंगे, तो कंप्यूटर मेमोरी के आपको टाइप याद रखने हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी और एक होती है टर्शियरी। अब मैं एक एक को आपको डिटेल करती हूँ कि क्या क्या होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, पूरा लेक्चर डिटेल रहेगा, वो ब्रीफ मैंने उन बच्चों के लिए समझाया है जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है ना, वो अब बिल्कुल बेस से समझो कि मैं क्या क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेमोरी मतलब कंप्यूटर की वो जगह जहां पर हम चीजों को रख सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं वो देखो। सबसे पहले मेमोरी आती है प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी में मैं हमेशा बच्चों को, आप लोगों को ये समझाती हूँ कि 3 बातें याद रखना। पहली बात, प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होगी, वो मेमोरी जो सीधे सीपीयू से जुड़ी हुई रहती है, वो कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, क्या इसका मतलब है, मैं समझा रही हूं। प्राइमरी मेमोरी को ही मुख्य मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। और प्राइमरी मेमोरी हमारी बेसिकली 4 होती है। प्राथमिक मेमोरी हमारी 4 होती है, रजिस्टर, कैश, रोम और रैम। ये 4 होती है, जिसमें से 3 मैं अभी समझा के आई हूं, केवल रोम नहीं समझाई है। ठीक है, ये 4 होती है। और प्राइमरी मेमोरी के लिए आपको चौथी बात जो याद रखनी है कि प्राइमरी, जो प्राथमिक मेमोरी होती है, वो यूजुअली कैसी होती है, तो प्राथमिक मेमोरी आपकी होती है वॉलेटाइल मेमोरी। कैसी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होती है, जिसमें डेटा जब तक करंट मिलेगा तब तक रहेगा, फिर डेटा लॉस्ट हो जाएगा। मतलब प्राइमरी मेमोरी के लिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी, वो मेमोरी जो सीधे सीपीयू से जुड़ी हुई है, ये मेमोरी डेटा को परमानेंट नहीं होल्ड करके रखती है, जब तक इसमें करंट मिलेगा इसको तब तक इसमें डेटा रहेगा, और जैसे ही करंट गायब, ठीक है, जैसे ही बिजली बंद, वैसे ही डेटा को ये लॉस्ट कर देगी। ठीक है ना। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कितनी होती है, तो 4, रजिस्टर, कैश, रैम, रोम। और वॉलेटाइल होती है, बट इस वॉलेटाइल का एक अपवाद है कि वैसे तो प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, अपवाद है इसका रोम मेमोरी। रोम को छोड़कर सारी की सारी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, बस रोम कैसी होती है, परमानेंट होती है। तो मैडम समझा दो कि ये सारी बातें क्या है। तो देखो, मैंने आपसे क्या कहा, प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होगी, तो प्राइमरी मेमोरी टोटल 4 टाइप की होगी, रोम, रैम, कैश, रजिस्टर। पहली बात इतना याद रख लो, प्राइमरी वैसे तो वॉलेटाइल होती है, पर प्राइमरी में एक अपवाद है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, स्थायी मेमोरी है। ठीक है, पर उसके पहले जो मैंने आपको एक बात समझाई है कि भैया जितनी भी प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीधे किससे जुड़ी हुई रहती है, सीपीयू से। सीपीयू से जुड़ी हुई रहती है। मैडम सीपीयू कौन, तो आप लोगों ने सबने वो एक बॉक्स देखा होगा जिसको हम लोग सीपीयू सीपीयू बुलाते हैं। पहली बात तो वो सीपीयू नहीं है, वो होता है हमारा क्या, सिस्टम यूनिट। उस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट, जो बेसिकली आपके सीपीयू का क्या होता है, कैबिनेट। ठीक है, इस सिस्टम यूनिट हमारे, इसका आप कह सकते हो कि भैया हमारे पूरे कंप्यूटर का एक वो जगह है जहां पे सारी चीजें आकर जुड़ती है, तभी हमारा कंप्यूटर चलता है। इस सिस्टम यूनिट के अंदर एक बोर्ड होता है, एक मेन सर्किट बोर्ड होता है, जिसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। क्या कहते हैं बेटा, मदरबोर्ड, हमारे कंप्यूटर का दिल, हृदय मान सकते हो आप इसको अपने कंप्यूटर का। जैसे सीपीयू दिमाग होता है ना, वैसे ये कंप्यूटर का क्या होता है, दिल होता है। इस मदरबोर्ड पर सब कुछ लगा हुआ है, मतलब आप जो भी कह रहे हो ना कि यार ये मदरबोर्ड है, तो देखो इस सिस्टम यूनिट में यहाँ पर तो हम क्या कह देते हैं कि पीएसयू लगा है, पावर सप्लाई यूनिट लगी है। अंदर मदरबोर्ड के सर्किट पर क्या लगा हुआ है, रोम लगी हुई है, रैम लगी हुई है, ठीक है, सीपीयू लगा हुआ है, सब लगा हुआ है।
है ना, रैम और सीपीयू के बीच में यहाँ पर क्या लगी हुई है, कैश लगी हुई है। सब कुछ कहाँ पर अटैच है, मदरबोर्ड पे। मतलब ये सारी वो चीजें हैं जो मदरबोर्ड पे जुड़ी हुई रहती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं वो जो मदरबोर्ड पे जुड़ी हुई है या सीधे सीपीयू से जुड़ी हुई है, बाहर हमें कहीं पर नहीं लगाना है, यहाँ पे सेकेंडरी डिवाइसेस नहीं लगी होती। द्वितीयक जो मेमोरी होती है ना वो अलग, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है तो अलग से पोर्ट में लग जाती है, सीडी है डीवीडी है तो उनके लिए बाहर एक कैबिनेट होता है, वो मदरबोर्ड पे नहीं लगी होती। इसीलिए हम उन मेमोरी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। वो मेमोरी जो सीधे सीपीयू से जुड़ी है, मतलब जो मदरबोर्ड पे लगी है, वो मेमोरी आपकी कौन सी होगी, प्राइमरी मेमोरी। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मदरबोर्ड पे लगा रहता है आपका रैम, रोम, ठीक है, कैश, रजिस्टर, सब उस पे होता है। इसलिए चारों मेमोरी आपकी कैसी हो जाएगी, प्राइमरी। ठीक है, सबसे पहली बात तो सेकेंडरी मेमोरी अलग से लगी होती है, ठीक है, वो इसीलिए सीपीयू से जुड़ी हुई नहीं रहती है। उसके बाद आपको क्या बात समझनी है कि भैया दूसरी बात मैंने क्या कही, कि मैंने आपको कहा कि इन चारों में से इसको छोड़ दो, ये कैसी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। क्यों स्थायी है, क्योंकि रोम के अंदर क्या होता है, तो रोम आपकी होती है रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप केवल क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो अब रोम के लिए 4-5 बातें सुन लेना। रोम रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है, ये एक स्थायी मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर की, जो कि हम कुछ नहीं करते। जब हमारा कंप्यूटर बनता है तो मैन्युफैक्चरर इसको बनाकर इस पर लगा देता है रोम चिप को हमारी मदरबोर्ड पे। और इस रोम चिप के अंदर होता क्या है, तो इस रोम चिप के अंदर होता है आपका बायोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बायोस कहां पर होता है, तो बायोस होता है हमारी रोम चिप के अंदर। अब मैडम ये बायोस क्या है और ये रोम आपने कहा परमानेंट, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एक चीज है जिसकी हमें परमानेंट जरूरत थी, क्या, कि हमारे कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रोसेस, जो कि हमें परमानेंटली स्टोर चाहिए। तो जब हमारा कंप्यूटर बनता है ना, तो रोम में हमारा कोई लेना देना नहीं है, रोम मैन्युफैक्चरर लगा के देता है और उसके अंदर बायोस होता है। बायोस क्या है, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसी बायोस को आज हम लोग जानते हैं यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस के नाम से। मतलब बायोस का दूसरा नाम जो आज प्रचलित है वो है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। फर्मवेयर का मतलब ही होता है वो सॉफ्टवेयर जो कैसा है, परमानेंट, स्थायी, ठीक है, वो कहलाता है आपका बायोस। मैडम ये बायोस क्या है, तो बायोस वो चीज है ना, जो हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, स्टार्ट करता है। मतलब हमारे रोम में वो प्रोसेस रहती है जिससे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है और वो परमानेंट होता है ना, उसको हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना हम उसमें कुछ सेव कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आजकल तो खैर रोम में भी पी रोम, ईपी रोम में आगे पढ़ाऊंगी, पर बेसिक ट्रेडिशनल रोम की बात करूं तो यही होती, उसके अंदर बायोस होता है। ठीक है, बायोस मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने की इसके अंदर प्रोसेस होती है। मैडम क्या क्या होता है बायोस में, तो बायोस में दो काम होते हैं। बायोस में सबसे पहले होता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब जैसे ही, सुनना, जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑन किया, जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑन किया, मैंने इधर दिखाया, जैसे ही आपने कंप्यूटर को क्या किया, ऑन किया, तो यहाँ पे मदरबोर्ड पे लगा हुआ है PSU, मैंने अभी बोला था। तो जैसे ही आपने कंप्यूटर को ऑन किया, PSU है आपकी पावर सप्लाई यूनिट, ने पावर ले लिया, ठीक है, करंट ले लिया। पावर सप्लाई यूनिट के अंदर, पावर सप्लाई यूनिट के अंदर होता है SMPS, जिस प्रोटोकॉल पे ये काम करती है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑन किया, सुनना बिल्कुल ध्यान से, पावर सप्लाई यूनिट ने करंट लिया, उस करंट को इस प्रोटोकॉल के द्वारा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई के द्वारा, जो करंट आया है वो 220 वोल्ट का, आपको पता होना चाहिए भारत में 220 वोल्ट का AC करंट बह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा बह रही है। तो भारत में जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, जो हमारे घर के तारों में आ रहा है। 220 वोल्ट के इस अल्टरनेटिंग करंट को ये किस में बदल देता है, डायरेक्ट करंट में, दिष्ट धारा में बदल देता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो पावर सप्लाई यूनिट पावर लेता है, उसके अंदर SMPS AC को DC में बदल देता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, और फिर वो दिष्ट धारा, वो डायरेक्ट करंट मिलता है
इस सारी चीजों को, जो भी मदरबोर्ड से जुड़ी हुई है ना, सबको मिलता जाता है। जैसे रोम के पास गया, रैम के पास गया, सीपीयू के पास गया, सबको मिलता है। तो रोम को मिला, जैसे ही रोम को मिला तो रोम के अंदर क्या था, रोम है हमारी रीड ओनली मेमोरी, एक तरह की स्थायी मेमोरी, ठीक है। तो रोम के अंदर क्या था, रोम के अंदर था बायोस। तो ये बायोस क्या हुआ, बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है ये एक्टिवेट हुआ। इस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर क्या है, तो इसके अंदर दो प्रोसेस चालू हो गई। पहली प्रोसेस कौन सी थी, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सभी हार्डवेयर को क्या किया गया, चेक किया गया। और दूसरी प्रोसेस कौन सी थी, बूटिंग। दूसरी प्रोसेस कौन सी, बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना, रैम से ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है, आपको वो पहली स्क्रीन दिखना है, आपके कंप्यूटर का स्टार्ट होना, वो प्रोसेस कहलाती है बूटिंग। तो मैंने क्या कहा, पावर सप्लाई यूनिट, जैसे ही हमने करंट ऑन किया, सर्किट ऑन किया, प्लग ऑन किया, पावर सप्लाई यूनिट ने करंट लिया, उसके अंदर एसएमपीएस ने, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई ने एसी को डीसी में बदला। वो डायरेक्ट करंट जाके सारी डिवाइसेस को मिला, जो जो मदरबोर्ड पे थी। सबसे पहले रोम को मिला, रोम ने क्या किया, तो भैया रोम के अंदर था बायोस। बायोस एक्टिवेट हुआ वो सिस्टम, और उसके अंदर दो काम शुरू हो गए। पहला था पोस्ट, उसने सारी हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक किया कि सब जुड़ी तो हुई है ना, सब तक करंट पहुंच तो रहा है ना, चेक किया। और दूसरा काम उसने किया क्या, उसने बूट ऑर्डर के हिसाब से, बूट ऑर्डर के हिसाब से, है ना, बूटिंग प्रोसेस करना स्टार्ट किया, और बूट ऑर्डर के हिसाब से उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढना शुरू किया। और ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे उसने ढूंढा, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम में लोड कर दिया, ठीक है, सॉरी रैम में लोड कर दिया, सॉरी रैम में लोड कर दिया, जो कि हमारी टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है। रैम में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा, आपको वो पहली स्क्रीन दिखाई देगी, मतलब आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बूटिंग प्रोसेस का मतलब ही होता है कि रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, या फर्स्ट विंडो का ओपन करना, या कंप्यूटर का स्टार्ट होना। और बूटिंग प्रोसेस दो तरह की होती है, एक होती है कोल्ड बूट, जब कंप्यूटर क्या हो, स्टार्ट हो, फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब। और एक होती है हॉट बूटिंग, मतलब जब क्या होता है, कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, हॉट बूटिंग। तो इस तरह से ये प्रोसेस हुई, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भैया रोम परमानेंट है, रोम के अंदर ये सारा डेटा है जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हम उसमें ना तो कुछ सेव कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरर ने हमें दिया है। अगर पी रोम होगी तो हम उसको एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, पर डलेगा इसमें यही सारा डेटा। ईपी रोम होगी तो उसको हम बार बार मिटा के कर सकते हैं, पर उसका काम यही होता है, वो हमारी तरफ से इसके अलावा कोई डेटा नहीं लेती है। तो इसीलिए रोम, इसीलिए प्राइमरी मेमोरी में तुम रोम को छोड़ दो, रोम को छोड़ दो, तो बाकी तीनों कैसी होती है, वॉलेटाइल। इसलिए प्राइमरी मेमोरी कैसी होगी, वॉलेटाइल, अस्थायी मेमोरी होती है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, ये अपवाद है, ये क्या है आपका अपवाद है, ठीक है। अब मैंने आपको रैम भी समझाया था, मैंने आपको समझाया था रैम अभी, कि जिसमें भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो टेम्परेरी डेटा कहाँ पे रहता है, रैम में। कैश मैंने अभी आपको समझाया था कि कैश क्या होती है भैया, रैम और सीपीयू के बीच में, रैम और सीपीयू के बीच में जब हमें तेजी से फ्रीक्वेंटली उस डेटा को बार बार, उपयोगी डेटा को बार बार रैम तक ना लेने जाना पड़े, तो बीच में हम लोग कैश में ही उस डेटा को रख देते हैं, बार बार उठाते रहते हैं। कैश भी क्या है, तो ये एक तरह की रैम ही होती है, इसमें एस रैम का यूज होता है। और रजिस्टर, रजिस्टर तो वो है जो खुद सीपीयू के अंदर लगी हुई है, सीपीयू की क्या है, रजिस्टर, मेमोरी यूनिट। तो आई होप ये बेस जो था ये आपका क्लियर हुआ होगा। चलो, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो प्राइमरी मेमोरी में हमने सीखी भाई चार बातें, कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है, मतलब वो सभी मेमोरी जो हमारे मदरबोर्ड पे लगी है सीपीयू के अगल बगल में, वो सभी हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी कहते हैं हमारे कंप्यूटर की, या इंटरनल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है, तीसरी चीज हमें याद रखनी, कौन कौन सी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी होती है, तो हमें याद रखनी है रोम, रैम, रजिस्टर, कैश। और इन चारों में से रोम जो होती है वो केवल रोम आपकी कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल, मतलब परमानेंट होती है, स्थायी होती है। बाकी सारी वॉलेटाइल होती है, अस्थायी होती है। क्यों, क्योंकि रोम क्यों ऐसी होती है भाई, तो प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, ठीक है, बट रोम नहीं होती उसमें। क्यों, तो भाई रोम मैंने आपको बता दिया है कि रोम के अंदर वो चीजें हैं जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ठीक है। और इन चीजों का होना परमानेंटली जरूरी है, इसमें कोई छेड़छाड़ की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बायोस वगैरह होता है सब आपका रोम में, तो वो पूरी बात मैंने आपको समझाई। और एक और फैक्ट यहां से आप लोग याद रखना, एक और फैक्ट आप लोग आपका यहां से याद रखना, कि जो रोम होता है, हाँ जी 1 सेकेंड, हाँ एक और फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं कि जो रोम होता है उसमें जो बायोस की सेटिंग होती है ये कहां पर होती है, तो आपको याद रखना है
है ना, इस फैक्ट को आप लोग नोट के फॉर्म में स्टोर कर लीजिए कि रोम में बायोस की सेटिंग को सिमोस बैटरी, सिमोस चिप स्टोर करती है, जो कि वॉलेटाइल है, बट सिमोस बैटरी उसे सदैव करंट सप्लाई करती है। ये एक फैक्ट है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि रोम में जो बायोस की सेटिंग है ना, बायोस की सेटिंग क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग, कि भाई डेट है, टाइम है, वॉलपेपर है, वो कहलाती है बायोस की सेटिंग। और बायोस की सेटिंग आपने देखा होगा हमें डेली नहीं सेट करनी पड़ती, डेट टाइम हमने एक बार जो सेट किया वो हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में वैसा का वैसे ही रहता है। कैसे रहता है, तो उसके लिए एक छोटी सी ना एक कॉइन चिप लगी होती है। उस कॉइन चिप को क्या कहते हैं, सिमोस चिप। सिमोस का मतलब क्या होता है, तो सिमोस का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये चिप रहती है, पर ये चिप भी कैसी रहती है, ये जो बैटरी रहती है ये भी आपकी वॉलेटाइल रहती है, मतलब ये भी परमानेंट डेटा स्टोर नहीं करती है। तो फिर मैडम ये कैसे स्टोर कर लेती है, इसमें तो कभी भी डिलीट नहीं हो रहा आपने कहा। तो आपको याद रखना है कि सिमोस बैटरी में बायोस की सारी चीजें, सिमोस चिप में बायोस की सारी चीज सेटिंग जो रहती है स्टोर रहती है। और सिमोस चिप एक वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब अस्थायी, पर उसको स्थायी बनाने के लिए उसको सदैव एक छोटी सी बैटरी वहां साइड में लगी होती है जो उसको करंट देती है। वो कौन सी बैटरी होती है, तो उस बैटरी को हम लोग कहते हैं सिमोस बैटरी। ये फैक्ट और आप लोग बायोस से याद रखना, तो आपका पूरा ये बायोस वाला सिस्टम आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। चलो, तो मैडम आपने रोम तो पूरा समझा दिया, आगे बढ़ते हैं, है ना, रोम में ही आगे बढ़ते हैं। तो रोम के लिए बाकी तो मैंने आपको सारी बातें समझा दी कि ये कैसी मेमोरी है। तो भाई ये कैसी मेमोरी है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसमें डेटा पावर ऑफ होने के बाद भी सुरक्षित रहता है, ठीक है। मेमोरी में स्टोर डेटा को यूजर डिलीट मॉडिफाई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सकता है और कोई काम नहीं किया जा सकता। और इसमें कौन सा प्रोग्राम होता है, बायोस। देखो जिसको ये बात समझ में आ गई ना कि बायोस क्या है, बायोस में क्या होता है और इतने सारे फुल फॉर्म, वो बेहतरीन तरीके से तैयारी में चल रहा है, तो बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगली बात आपको याद रखनी है रोम में, कि रोम क्या है, कितने टाइप की होती है। तो 3 टाइप की रोम आप लोग याद रख लेना, फुल फॉर्म याद रख लेना। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीनों में आपको याद क्या क्या रखना है। प्रोग्रामेबल रोम वो होती है जिसको केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, मतलब आप खाली लेकर आओ और एक बार उसमें कोई भी चीज प्रोग्राम कर दो, दोबारा उसको मिटाया नहीं जा सकता। और इन दोनों की बात करें तो ये दोनों ही इरेजेबल होती है, ये इरेजेबल है और ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। तो इसमें भी आप कई बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसमें भी आप कई बार मिटाकर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर केवल होता है मेथड, है ना, इरेज करने की मेथड का अंतर होता है, मिटाने की मेथड का अंतर होता है। तो देखो पी रोम तो क्लियर है, पी रोम प्रोग्रामेबल, एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकर आएंगे एक बार प्रोग्राम कर लेंगे। इन दोनों को मिटाकर बार बार प्रोग्राम किया जा सकता है। तो फिर मैडम अंतर क्या है, तो अंतर है दोनों की मिटाने की प्रोसेस में। क्या अंतर है, तो आपको याद रखना है कि ईपी रोम में मिटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट राइज का यूज होता है, पराबैंगनी किरणों का क्या होता है, यूज होता है। और ईईपी रोम में यूज होता है आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना कि ईईपी रोम के फंडामेंटल पर काम करने वाली कौन सी मेमोरी जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो है हमारी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी होती है हमारी एसडी कार्ड जो होते हैं हमारे, ठीक है, या हम लोग जिसको क्या कहते हैं, हमारी पेन ड्राइव वगैरह होती है, बार बार उसमें रखकर मिटाया जा सकता है। वो इसी फंडे पर क्या कर रही, काम कर रही है, इलेक्ट्रिकल मिटाया जाता है क्योंकि उसमें, ठीक है। तो दोनों में आपको बस यही बात याद रखनी, बाकी और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पे बस 2 पॉइंट याद रखिएगा, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम,
क्या होती है, तीनों में डिफरेंस और दोनों में मिटाने की प्रोसेस, कि यहाँ पे पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस का यूज होगा और यहाँ पे विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मिटाया जाएगा, और कई बार लिखा जा सकता है मिटाकर। ठीक है, तो आजकल ये वाली भी टेक्नोलॉजी आ रही, पर जो बेसिक रोम रहती है उसके अंदर बायोस रहता है। ठीक, चलो अब रोम के बाद अगली कौन सी मेमोरी आती है, तो रोम के बाद रजिस्टर। समझ लो भाई रजिस्टर क्या होती है, तो रजिस्टर सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी होती है। मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ कि फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी है जो सीपीयू की अपनी खुद की मेमोरी होती है, सीपीयू के अंदर ही होती है। मतलब सीपीयू के अंदर जो हम लोग कहते हैं ना मेमोरी यूनिट है, वो बेसिकली क्या है, रजिस्टर ही है। तो आपको याद रखना है कि डेटा को ये तत्कालिक रूप से, जब तक सीपीयू उसको प्रोसेस कर रहा है तब तक ये डेटा को क्या करती है, होल्ड करके रखती है, और डेटा को टेम्परेरीली होल्ड ही कर पाएगी, क्योंकि रोम के अलावा ये सारी की सारी कैसी है बेटा, वॉलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है। वॉलेटाइल प्राइमरी मेमोरी, अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है, तो ये भी डेटा को टेम्परेरीली होल्ड करके रखेगी। पर मैं अगर हायरार्की पूछ लूं कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो देखो स्पीड के हिसाब से हमेशा याद रखना सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर, रजिस्टर के बाद आती कैश, कैश के बाद आती रैम, और रैम के बाद आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, स्पीड के हिसाब से। पर अगर मैं साइज के हिसाब से पूछ लूं तो आपको उल्टा हो जाएगा। साइज के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सी होगी, सेकेंडरी की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर रैम, फिर कैश, और फिर कौन सी आ जाएगी आपकी रजिस्टर। तो ये हायरार्की भी आपको याद रखना है कि भाई कौन सी सबसे तेज मेमोरी और कौन सी स्लो वाली है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी सबसे स्लो तो होती है, पर सेकेंडरी मेमोरी का अपना फायदा है, परमानेंट स्टोरेज हो जाएगा और कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। तो अभी एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो रोम और रजिस्टर तो सबको क्लियर है, इसीलिए मैंने आपको वो बेस पढ़ाया था, जो स्टार्टिंग में बताया था ना, वो इसीलिए पढ़ाया था। अगला कौन सा आया, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी मैंने आपको कहा था पहला क्वेश्चन आता है कहां होती है, तो आपको याद रखना है सीपीयू और रैम के बीच में, सीपीयू और रैम के बीच में जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। सीपीयू और रैम के बीच में इसको लगाया क्यों जाता है, बार बार उपयोगी डेटा आपको याद रखना है। पहली बात तो ये वॉलेटाइल मेमोरी है, तो ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि रोम को छोड़ के सारी प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल है, अस्थायी है। सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें रखा क्या जाता है, तो ये वर्ड याद रखना, फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा। बार बार उपयोग में जो डेटा आ रहा है उसको हम कहां पर रखेंगे, तो उसको हम रखेंगे कैश में, ताकि स्पीड क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो कैसे रखा जाता है इसको, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, हम कोई काम कर रहे हैं और हमने कहा ये है आपका सीपीयू, सीपीयू डेटा कहां से ला रहा है, बार बार रैम से। अब बार बार यूज हो रहा है, बार बार यूज हो रहा है, तो यहां पर तो आपने लगा दी डी रैम, अभी मैं समझाऊंगी, और यहां पर आपने लगा दी एस रैम, जिसको आप किस नाम से कहते हैं बेटा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में बार बार उपयोगी डेटा आप रख सकते हो, फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा, तो बार बार इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, फटाफट यहीं से उठाए यूज कर लिया, यहीं से उठाए यूज कर लिया, सीपीयू के पास होती है। अब सुनना, इसमें भी तीन कैटेगरी होती है। वो रैम जो, वो कैश जो सीपीयू के अंदर ही होती है उसको L1 कैश कहते हैं, ठीक है, थोड़ी तेज स्पीड। वो जो सीपीयू के पास होती है उसको क्या कहते हैं, L2 कैश। और वो जो दोनों के बीच में होती है, एग्जैक्टली यहां पर हो गई, तो वो क्या कहलाएगी, L3 कैश। तो ऐसे कैश मेमोरी के भी तीन टाइप होते हैं। सबसे नजदीक वाली सबसे तेज कैश पूछूं मैं तो L1 हो जाएगी, थोड़ी सी दूर बाहर में नजदीक में बैठी होगी वो क्या हो जाएगी, L2, और जो दोनों के बीच में बैठी होगी वो क्या हो जाएगी, L3। पर कैश बेसिकली दोनों के बीच में एग्जैक्टली कभी भी नहीं होती, सीपीयू की साइड पे ही ज्यादा होती है। ठीक है, और कैसे, तो तीन लेवल में हमने इसको कैसे डिफाइन किया, ये सबसे तेज, पर साइज कैसी होगी इसकी, छोटी। ये क्या होगी फिर दूसरे नंबर पे, और ये क्या होगी तीसरे नंबर पे। ऐसे इसको याद रखना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात करी कि भाई कैश मेमोरी क्या, जिसमें बार बार उपयोगी डेटा को रख दिया जाता है, एक तरह की ये भी रैम ही है, मैं आगे अभी आपको समझाऊंगी। एस रैम होती है एक तरह की, पर स्पीड को बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगली मैंने कौन सी बताई है आपको, अगली कौन सी हो जाएगी आपकी, और कैश कितने टाइप की बताइए, L1, L2, L3। L1 जो बिल्कुल सीपीयू के अंदर है, सीपीयू के नजदीक, L2 और L3 कहाँ हो जाएगी, सीपीयू के
थोड़ी सी दूर, ठीक है। और लास्ट होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी भी एक तरह की अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है जो सीधे सीपीयू से जुड़ी हुई रहती है और उसमें ये वाला डेटा रहता है, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, और जिस पर भी हम लोग टेम्पररी काम करते हैं, जिसको भी हमने स्टोर नहीं किया है, वो सारी चीजें बेटा किस में लोड होती है, रैम में रहती है। किस में रहती है, रैम में। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये 4 टाइप की मेमोरी है जो प्राइमरी में आपको समझनी थी। पर इनमें से आपने देखा कहीं पर भी डेटा परमानेंट स्टोर नहीं हो रहा है, रोम में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, सेकेंडरी मेमोरी की। किसकी जरूरत पड़ी, सेकेंडरी मेमोरी की। तो आई होप आप लोग अब यहां से समझना स्टार्ट कर रहे होंगे। चलो एक बार फटाफट से इतना रिकॉल करते हैं। ये तो मैंने आपको सारी मेमोरी की साइज याद करवाई थी। फिर मैंने आपको कहा था कि कंप्यूटर में एक ऐसी जगह होती है जहां पर चीजों को स्टोर किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। आगे की यदि मैं बात करूं तो कंप्यूटर किस प्रोसेस पे काम करता है, आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे काम करता है। वो डेटा जिस पे हम लोग अस्थायी रूप से काम करते रहते हैं, वो कहाँ रखा था, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ठीक है। फिर मैं बात करूं कि सीपीयू के अंदर उसकी खुद की मेमोरी क्या होती है, तो मेमोरी यूनिट। जब तक सीपीयू के अंदर काम चल रहा है तो डेटा उसमें रखा रहेगा, वो कौन सी होगी, आपकी रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर परमानेंट स्टोर करना है तो कहां पे लेके जाएंगे, सेकेंडरी मेमोरी में। और सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए रैम और सीपीयू के बीच में किसको रख दिया गया है, कैश को, ताकि जो डेटा बार बार उपयोग हो रहा है उसको रैम से लाना पड़े, सीधे कहां से उठा लिया जाए, कैश से उठा लिया जाए। और सीपीयू की साइकिल क्या है, तो सीपीयू की जो साइकिल है वो होती है आपकी, सीपीयू की साइकिल होती है फैच डिकोड एग्जीक्यूट, फैच डिकोड एग्जीक्यूट। बहुत बढ़िया। चलो उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया था कि कितने टाइप की मेमोरी होती है, तो ये 4 टाइप की जो प्राइमरी मेमोरी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अब हम लोग सेकेंडरी की बात करेंगे। प्राइमरी में अभी लास्ट हम लोगों ने समझा है रैम, और रैम भी कितने टाइप की होती है, 2। तो उसके टाइप समझते हैं, फिर हम लोग सेकेंडरी पे चलते हैं। हाँ जी, चलो रैम के कितने टाइप होते हैं, तो याद रखना बिल्कुल आराम से। रैम के 2 टाइप होते हैं, एक होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब मैं आपको सही बताऊं ना, तो इसमें मुझे बड़ा डाउट रहता था कि यार ये है क्या, तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में इसको क्लैरिफाई करती हूँ। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, केवल अंतर ये होता है कि उसमें क्या लगा होता है, तो उस मेमोरी में यूज होता है किसका, तो उस मेमोरी में यूज होता है ट्रांजिस्टर का। किसका यूज होता है, ट्रांजिस्टर का। और ट्रांजिस्टर वो डिवाइस होती है जो डेटा को होल्ड करके रख सकता है बहुत लंबे समय तक, डेटा लीक नहीं होता इसके अंदर से। पर ट्रांजिस्टर की एक दिक्कत है, एक तो ट्रांजिस्टर की साइज बहुत बड़ी, मतलब एक ट्रांजिस्टर एक वर्ड को कैरी करता है ना, एक शब्द को कैरी करता है, मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगेंगे तो जगह बहुत ज्यादा घेरेगा, साइज बहुत बड़ी है, साथ ही साथ बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा करते हैं ट्रांजिस्टर, बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन करते हैं, और उष्मा, हीट भी बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं। तो हमने क्या कहा कि एस रैम जो मेमोरी थी उसमें क्या दिक्कत थी कि उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। ट्रांजिस्टर डेटा को होल्ड तो करके रख सकते थे, इसलिए उसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिफ्रेश का मतलब होता है कि बार बार डेटा लीक नहीं होता था, है ना, वो डेटा को होल्ड करके रखता था, तो रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती थी। जबकि डी रैम में क्या होता था, डी रैम में एक दिक्कत है कि डी रैम में हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, और जो कैपेसिटर होती है ना डिवाइस, वो डेटा को बार बार लीक कर देता है, मतलब बार बार डेटा खो देता है, फिर वो उसको याद रखता है, फिर दोबारा भरता है, फिर याद रखता है, फिर दोबारा भरता है। इसको कहते हैं रिफ्रेश होना, है ना। जब बचपन में हम लोग ये वर्ड सुनते थे कि यार एस रैम में रिफ्रेश होता है, नहीं होता है, और डी रैम में रिफ्रेश होता है, तो हमको लगता था पता नहीं क्या हो रहा है। अब क्लियर रखना इसको कि एस रैम में रिफ्रेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं, ट्रांजिस्टर डेटा को पकड़ के रख सकते हैं, इसलिए रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती, याद रख के बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ती। पर इसके बहुत सारे नुकसान भी है। फायदे तो है भाई कि स्पीड तेज होती है, बार बार रिफ्रेश नहीं होता है, तो स्पीड अच्छी खासी दे देता है, ठीक है। पर नुकसान क्या है, बहुत महंगी पड़ती है हमें ट्रांजिस्टर। दूसरी बात, उष्मा बहुत ज्यादा रिलीज करती है, हीट बहुत ज्यादा निकलती है, बिजली की खपत, पावर कंजप्शन भी बहुत ज्यादा होता है, और इसके कारण साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आकार बहुत घेरता है। तो एस रैम में बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, पर एस रैम में जब ट्रांजिस्टर यूज हुआ तो फायदे तो उसके एक ही था कि तेज है, पर नुकसान उसके बहुत सारे थे। तब हमको एस रैम की जगह पर किसकी जरूरत पड़ी,
डी रैम की, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो बार बार रिफ्रेश होती है। इसका एक ही ड्रॉबैक है, बार बार रिफ्रेश करती है क्योंकि एक कैपेसिटर इससे बनी होती है और कैपेसिटर डेटा को नहीं होल्ड करके रखता, उससे बार बार डेटा लीक हो जाता है। तो वो बार बार डेटा याद रखता है फिर दोबारा भरता है, बार बार डेटा याद रखता है फिर दोबारा भरता है। इस कारण से इसकी स्पीड कैसी हो जाती है, कम। इसकी स्पीड कैसी हो गई, ज्यादा। तो यही इसका एक फायदा और यही इसका एक नुकसान है। पर बाकी इसके फायदे देखो, सस्ती हो गई, हीट भी कम, बिजली की खपत भी कम हो रही है और छोटी, साइज भी कम लग रही है। मतलब आसानी से इसको यूज किया जा सकता है। तो इन दोनों रैम में से मैं अगर तुमसे कभी भी पूछूं ना कि भैया मेन रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में किसको यूज करते हैं, तो हमेशा डी रैम लगा के आना। कौन सा लगा के आओगे, डी रैम। और मैं अगर आपसे पूछूं कि कैश, जो कि मैंने बताई थी ना, रैम और सीपीयू के बीच में लगती है, वो भी एक तरह की रैम ही होती है। और उसमें किस रैम का यूज होता है, तो उसमें एस रैम का यूज होता है। किस रैम का यूज होता है, एस रैम का। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रिफ्रेश नहीं होती है, एक फायदा उसका, और इस कारण से वो स्पीड में तेज होती है। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर लगा होता है और ट्रांजिस्टर डेटा को होल्ड करके रखता है। पर कई सारे नुकसान उसके ये हैं कि भैया बहुत महंगी होती है, हीट बहुत ज्यादा जनरेट कर रही है, पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके कारण हम एस रैम को मेन रैम की तरह यूज नहीं करते, वो कैश की तरह यूज हो जाती है। मेन रैम की तरह तो हमेशा किसको यूज करते हैं, डी रैम को, क्योंकि वो किससे बनी होती है, कैपेसिटर से। तो आई होप आपकी दुनिया में ये चीज तो क्लियर हो ही चुकी होगी कि एस रैम और डी रैम क्या होता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, और आगे आते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। और ये मुझे लगता है कि यार इतना बेस बताने के बाद तो हर बच्चे को ये समझ आ रही होगी कि यार रैम, रोम, कैश, रजिस्टर, इनमें से कोई भी डेटा को परमानेंट होल्ड नहीं कर रहा है। रोम कर रहा है पर उसमें हमारा डेटा तो हम कुछ दे नहीं सकते, उसका तो अपना खुद का एक डेटा है जो उसने परमानेंट रख रखा है। तो हमें अगर किसी डेटा को परमानेंट स्टोर करना है और कैपेसिटी भी ज्यादा चाहिए, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सेकेंडरी मेमोरी की। क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी की एक सबसे बड़ी खासियत है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, ये स्थायी होती है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे करंट हो, चाहे करंट मिले, चाहे करंट ना मिले, ये डेटा को परमानेंट होल्ड करके रखती है। इससे हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सीधे सीपीयू पे, मदरबोर्ड पे जुड़ी ही नहीं रहती है, आइट साइड में बाहर से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, कितनी तरह की हमें याद करनी है, तो आपको सेकेंडरी मेमोरी में जो आपको याद करनी है, वो आपको दो तरह की सेकेंडरी मेमोरी याद करनी है। एक होती है आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक होती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कौन सी होती है सीक्वेंशियल एक्सेस? तो याद रखना, कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो एक के बाद एक सीक्वेंस में ही चलती थी। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे एसरैम के कितने टाइप है, तो हमें दो तरह से इसके टाइप पढ़ने हैं। एसरैम बोल रही हूँ, सॉरी, सेकेंडरी मेमोरी दो होती है। एक सीक्वेंशियल एक्सेस जिसमें हमें मैग्नेटिक टेप पढ़ना है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होगी जिसमें मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रिकल स्टोरेज पढ़नी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी में जो बहुत पुराने टाइम में यूज हुआ करती थी। ठीक है, जिसमें आपको डेटा एक के बाद एक ही आता था, मतलब आप एक साथ कहीं पे नहीं जा सकते। तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारे टेप आते थे, पहले कैसेट आते थे जो हम लोग उसमें लगा के सुनते थे, रेडियो वगैरह, जो हमारे टेप रिकॉर्डर आते थे उसमें लगा के सुनते थे। अगर आगे पीछे करना है तो उसकी रील को आगे पीछे करना पड़ता था। वही होती है हमारी सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, जिसमें डेटा कहाँ पर, तो किसी टेप पर, टेप कार्टिलेज, या आप कह सकते हैं रील पर क्या होता है, मैग्नेटिक कोटिंग की रील पर डेटा स्टोर होता था। ये ऐसी मैग्नेटिक रील होती थी, उसमें डेटा स्टोर होता था और इसमें डेटा को क्रम से पढ़ा जा सकता था एक के बाद एक। और ये बहुत पुराने टाइम में यूज होती थी, आजकल इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था भैया आजकल बहुत बड़े बड़े अगर लेवल पे करना है जैसे मूवी वगैरह, तब इसका यूज होता है सीक्वेंस में, जब किसी चीज को चलाना है तब। एमबी से जीबी तक की इसकी कैपेसिटी रहती थी। तो आपको याद रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी में सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कौन सी है, एक ही, मैग्नेटिक टेप। उसके बाद आ जाती है आपकी कौन सी मेमोरी, तो उसके बाद आ जाती है आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। कौन सी मेमोरी आ जाती है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जिसमें सबसे पहले आपकी कौन सी आती है, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क वो होती है जिसमें मैग्नेट की सतह का इस्तेमाल किया जाता है, ऊपर एक हेड लगा होता है जो घूम घूम कर चीजों को क्या करता है, पढ़ता है। और इसके दो एग्जांपल होते हैं, पहली है फ्लॉपी डिस्क
और दूसरी है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो याद रखना, जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है। उसके दो उदाहरण होते हैं, एक होती है फ्लॉपी डिस्क और एक होती है हार्ड डिस्क। और ये दोनों ही आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक है, मतलब अब इसके बाद जितनी भी आएगी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी रही। तो मैडम दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए जो फ्लॉपी डिस्क होती है ना, वो बेसिकली ऐसी दिखती है जिसमें एक सिंगल मैग्नेटिक लेयर होती है और उसके ऊपर एक हेड लगा होता है, वो घूमता जाता है और डेटा रीड होता जाता है, ठीक है। मतलब हार्ड डिस्क से कम कैपेसिटी वाली, कम स्पीड वाली जो रहती है वो कौन सी रहती है, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, सस्ती भी रहती है। तो याद रखना फ्लॉपी डिस्क एक तरह की सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें डेटा को आप स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं, किस पर, चुंबकीय पदार्थ पर, मैग्नेटिक मटेरियल पर। इसे डिस्केट या फ्लॉपी के नाम से भी जाना जाता है और ये पुराने टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होती थी, आजकल इसका इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम लोग भी सब हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए केवल आपको एक मेन बात याद रखनी कि भैया 3.5 इंच की जो फ्लॉपी आती थी वो 1.44 MB तक डेटा को स्टोर कर सकती थी, जबकि 5.25 इंच की जो फ्लॉपी है वो है 360 KB से 1.2 MB तक डेटा को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है, ठीक है। पर फ्लॉपी डिस्क का अब इतना यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लॉपी की जगह किसका यूज हो रहा है, हार्ड डिस्क ड्राइव का। हार्ड डिस्क क्या होती है, तो सबसे ज्यादा यूजुअली यूज होने वाली जो डिवाइस होती है, जिसमें एक डिस्क नहीं रहती मैग्नेट की, ऐसी बहुत सारी मैग्नेटिक डिस्क रहती है, ऊपर हेड रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, डेटा को रीड करता है। मतलब कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और स्पीड जो रहती है इसकी वो रोटेशनल पर मिनट में मापी जाती है। स्पीड जो मापी जाती है वो रोटेशनल पर मिनट में मापी जाती है। इसे विंचेंटर डिस्क, फिक्स्ड डिस्क या सी ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है कि इसकी वर्तमान में जो क्षमता है वो टीबी तक जा चुकी है, मतलब जीबी से भी आगे निकल चुकी है, और 22 जीबी है ना, मतलब मैक्सिममली 20 जीबी से 22 टीबी तक, टेराबाइट तक आप लोग इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इतना अपने को बेसिक यहाँ पे याद रखना है, बहुत गहराई की हमें जरूरत नहीं है प्री में। अब आते हैं हम लोग अगली पे, है ना। हमने बोला कि भैया डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में सबसे पहले आती है मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल का यूज होता है, जो कि आपकी फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। उसके बाद आती है ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें ऑप्टिकल लाइट का यूज होता है, मतलब जिसके अंदर डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए लेजर बीम का यूज होता है, वो होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। और ऑप्टिकल डिस्क में आपको कितनी पढ़नी है, तो 4 पढ़नी है, CD, DVD, ब्लूरे और HVD कितनी पढ़नी है, 4। तो ये चारों को अभी हम लोग देख लेते हैं, ये चारों क्या है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्टिकल डिस्क डायरेक्ट एक्सिस मेमोरी है, जिसमें मैग्नेट की जगह पर किसका यूज होता है, तो इसके अंदर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की ये बनी होती है और लेजर बीम के द्वारा डेटा को पढ़ा जाता है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले होती है CD। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। पुराने टाइम में हम लोगों ने सबने यूज करी CD DVD, जिसमें लेजर तकनीक का उपयोग करके क्या किया जाता था, डेटा को पढ़ा जाता था, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती थी, 700 MB। सारे फैक्ट आप लोग लिख लीजिएगा, कितनी कैपेसिटी होती है, 700 MB। CD में 3 अलग अलग टाइप होते थे। एक आती थी CD रोम, जिसको आप केवल पढ़ सकते थे, कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकते, जैसे मूवी लेकर आए तो उसको डिलीट नहीं कर सकते थे, हम लोग लेकर आते थे। एक आती थी खाली CD, जिसको आप एक बार उसमें कुछ भी लिख सकते थे, एक बार कुछ भी चीज गाने वगैरह फिल कर सकते थे, उसके बाद दोबारा नहीं होगा। और एक आती थी CDRW, रीराइटेबल, जिसमें बार बार क्या किया जा सकता था, डेटा को लिखा जा सकता था, बार बार मिटाकर लिखा जा सकता था। तो देखो CD रोम रीड ओनली मेमोरी, CDR मतलब रिकॉर्डेबल, इसका फुल फॉर्म क्या है, रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल मतलब जिसमें डेटा को आप एक बार क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और RW मतलब रीराइटेबल, जिसमें डेटा को बार बार लिखा जा सकता है। और ऐसे ही 3 टाइप आपको DVD में भी मिलेंगे। तो CD और DVD में अंतर क्या है, कैपेसिटी का अंतर है और लाइट का अंतर है। क्या अंतर है, तो देखो DVD का सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लेना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वैसे तो यूजुअली यहाँ पे वर्सेटाइल ही होता है, कभी कभी यहाँ पे कुछ जगह पे वीडियो होता है, ठीक है, पर यूजुअली मैंने जहां तक देखा है वर्सेटाइल ही होता है। यहां पर जो मेन अंतर है, वहां पर लेजर लाइट का यूज होता था, कौन सी लेजर लाइट ये नहीं पता, पर DVD में डेटा को रीड करने के लिए लाल कलर की, रेड कलर की लेजर बीम का यूज होता है, और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है भाई, 17 GB तक है। कितनी कैपेसिटी है, 17 GB मैक्सिममली कह रही हूं मैं। और अगर ऐसे में लेयर के हिसाब से देखूं तो सिंगल लेयर की होती है 4.7 GB और डुअल लेयर की होती है 8.5 GB। मतलब बहुत ज्यादा इसमें कैपेसिटी होती थी, और बाद में CD के बाद इसी का यूज होने लगा। फिर इन दोनों से भी बेहतर कौन आए, तो इन दोनों से बेहतर आई ब्लू रे डिस्क, ठीक है।
ब्लू रे डिस्क जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन के ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं, जो कि अभी यूज होती है, बीडीआर डिस्क जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता था, तो इसमें भी लेजर बीम से डेटा पढ़ रहे हैं, पर कौन से रंग की, तो याद रखना ब्लू लेजर बीम से। मतलब सीडी लेजर बीम, कोई कलर नहीं है, डीवीडी रेड कलर के लेजर बीम से डेटा पढ़ा जाता था, और ब्लू रे में ब्लू कलर के लेजर बीम से डेटा पढ़ा जाता था। ठीक है, इसमें आप HD या 4K वीडियो स्टोरेज करते थे, बहुत बेहतरीन स्टोरेज कैपेसिटी। अगर सिंगल लेयर की होगी तो 25 GB कैपेसिटी, समझ रहे हो, और डुअल लेयर की होगी तो 50 GB तक, और मैक्सिमम कितना एक्सटेंड कर सकते थे, तो एक्सटेंड कर सकते हो आप इसकी कैपेसिटी को 100 GB से 128 GB तक, मतलब बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। ठीक है, और लास्ट आती है HVD, CD, DVD, ब्लू रेडी और HVD इन सबसे बढ़िया बेहतरीन, जो हमारी क्या करती थी, ये लोग सब लोग, ये जितने भी है CD, DVD, ब्लू रे, सब डेटा को ऊपर स्टोर करती थी। ये एक लौती है जो डेटा को अंदर स्टोर करके रखती है। सबसे ज्यादा उच्च क्षमता वाली, हाई कैपेसिटी वाली ऑप्टिकल डिस्क जो कि होलोग्राफिक तकनीक से डेटा को स्टोर करती थी, वो कौन सी आपकी HVD, जिसमें कौन कौन सी, तो भैया लेजर लाइट याद रखना, हरे और लाल रंग की, ग्रीन और रेड कलर के लेजर बीम का यूज किया जाता था, और कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो 1 TB या उससे भी ज्यादा स्टोर कर सकती थी। मतलब बहुत बढ़िया हाई रिजोल्यूशन के साथ बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर करना है तो किसका यूज करेंगे, HVD का। और HVD में खास बात क्या है कि डेटा को लेजर इंटरफेरेंस के माध्यम से वॉल्यूम ऑफ डिस्क के अंदर, मतलब डिस्क के अंदर स्टोर किया जा सकता था, और कैपेसिटी है इसकी भैया 200 GB से 3.9 TB तक, मतलब बहुत ज्यादा डेटा को ये क्या कर सकती थी, स्टोर करके रख सकती। बेहतरीन काम हो रहा है। ठीक है, ये हो गई हमारी ऑप्टिकल डिस्क। ठीक, तो हमने सेकेंडरी डिवाइस में कौन सी पढ़ी, सबसे पहले तो हमने पढ़ी सिक्वेंशियल एक्सिस में मैग्नेटिक डिस्क, फिर हमने पढ़ी डायरेक्ट एक्सिस मेमोरी में, अब सॉरी मैग्नेटिक टेप पढ़ी, फिर हमने इधर मैग्नेटिक डिस्क पढ़ी। मैग्नेटिक डिस्क में हमने पढ़ी फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी कौन सी, ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें लेजर लाइट का यूज होगा। ठीक है, CD में लेजर बीम, DVD में रेड कलर की, ब्लू रे डिस्क में कौन सी होगी, तो ब्लू कलर की, और यहाँ पे आपको याद रखना है ग्रीन और रेड दोनों ही लेजर बीम का यूज करके डेटा को रीड किया जाएगा, और कैपेसिटी सबसे ज्यादा इसी की है। आगे बढ़ते हैं, तो इसके अलावा जो हमारी और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, जो कि आजकल चल रही है, जिसको बेसिकली हम लोग फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और फ्लैश मेमोरी हमारी कौन सी होती है, यही दोनों, जो कि EEPROM के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें डेटा को आप बार बार भरो, इलेक्ट्रिकली डिलीट करो, भरो डिलीट करो, हम लोग सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे SD कार्ड, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज होती है। इन्हीं को हम लोग फ्लैश मेमोरी कहते हैं, जो कि नॉन वॉलेटाइल होती है, परमानेंट होती है, सेमीकंडक्टर बेस्ड होती है, जब तक डेटा को स्टोर करना चाहे स्टोर करके रख सकते हैं, फिर जब डिलीट करने का मन हो तो उसको डिलीट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, फ्लैश मेमोरी के उदाहरण है। और लास्ट सबसे बेहतरीन मेमोरी जो होती है वो आपको याद रखनी, जो अभी करंट में यूज हो रही है। ठीक है, वो कौन सी होती है, तो ये आपको याद रखनी एक मेमोरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक तरह की नैंड एक गेट होता है, लॉजिक गेट। फ्लैश मेमोरी सबसे पहला फैक्ट याद करना है, इसको हम कहाँ लगाते हैं, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव को हम लोग मदरबोर्ड पर, जो हमारा सिस्टम यूनिट है ना, उस पर एक पोर्ट होता है, उसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस वहां पे आके कनेक्ट होती, तो एक पोर्ट होता है जिसको कहते हैं SATA पोर्ट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पोर्ट। उस पोर्ट पे लगाया जाता है, जिसके कारण ये बहुत हाई स्पीड से 500 से 550 MB पर सेकेंड पर क्या कर सकती है, डेटा को चलाती है। तो सबसे ज्यादा तेज जो आजकल चल रही है ना मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव से भी ज्यादा यूजेबल, वो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो एक तरह की कैसी होती है, नैंड फ्लैश मेमोरी होती है, जिसको हम लोग हमारे सिस्टम यूनिट के SATA पोर्ट से जोड़ सकते हैं, और बहुत तेज मेमोरी देती है। और इसमें भी एक टेक्नोलॉजी जो इससे भी तेज है, मतलब एक हमारी जो SSD की एक टेक्नोलॉजी है जो होती है NVMe SSD, है ना। NVMe SSD मतलब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। जब हम हमारी SATA को, सॉलिड स्टेट ड्राइव को SATA पर ना जोड़ते हुए कहां जोड़ दें, PCI इंटरफेस। PCI इंटरफेस क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट
इंटरकनेक्ट इंटरफेस। ठीक है, ये वो इंटरफेस होता है जहां पे हमारे मदरबोर्ड पे रहता है खाली जगह, जहां पे आप लोग एक्सपांशन कार्ड वगैरह जोड़ सकते हैं। एक्सपांशन कार्ड वो कार्ड होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जब उनको जोड़ सकते हैं ना, वो कौन सा पोर्ट होता है आपका, PCIe इंटरफेस पोर्ट। ठीक है, इस पोर्ट पर हम लोग जब हमारी साटा को जोड़, इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव को जोड़ दे साटा की जगह, तो ये पोर्ट सीधे सीपीयू से जुड़ा रहता है। मतलब अब वो सेकेंडरी मेमोरी जो सीधे सीपीयू से जुड़ जाए और बहुत तेज स्पीड में बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाली हो, तो वो क्या बन जाएगी, तो वो बन जाएगी हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव की कौन सी टेक्नोलॉजी जो उसको बहुत तेज कर देगी, NVMe, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तो देखिए, इसके पहले तक तो यहां तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में ही हम लोगों ने कौन सी वाली पढ़ी, हमारी सेकेंडरी मेमोरी में ही हमने हमारी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी पढ़ी। उसके अंदर यहां तक मैंने आपको बताया था कि इतने इतने टाइप होंगे। उसी का एक टाइप आपको ये याद रखना है जो कि एक तरह की फ्लैश मेमोरी होती है, पर नैंड फ्लैश मेमोरी है। इतना याद कर लो, कैसी क्या है अभी इतना याद कर लो, धीरे धीरे फैक्टर पे पहुंच जाएंगे। कौन से पोर्ट पे जोड़ा जाता है, साटा पोर्ट पे, जो कि आपके मदरबोर्ड पे होता है, सिस्टम यूनिट में होता है। अगर मैं इसको साटा पर ना जोड़कर PCIe पोर्ट पर जोड़ दूं, तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस SSD, जो कि SSD से भी बहुत तेज हो जाएगी क्योंकि डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ जाएगी। और इसी को हम लोग कहते हैं हमारी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा आखिरी काम हम लोग जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आजकल हमारी जो टर्शियरी स्टोरेज चल रही है वो कौन सी स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज। कि चीजों को कहां पर रख सकते हैं, तो गूगल ड्राइव में रख सकते हैं, बैकअप करके रख सकते हैं। ठीक है, तो क्लाउड स्टोरेज कर सकते हैं। और एक मेमोरी जो होती है आपकी वर्चुअल मेमोरी, है ना, ये सबसे अलग ही है। इसका फंडा भी समझ लो कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। कभी कभी क्या होता है कि जब सीपीयू में प्रोसेसिंग चलती रहती है ना, और रैम में भी काम चलता रहता है, तो रैम क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। कभी कभी रैम फुल हो जाती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, जब रैम, आप इतना याद रखना कि जब रैम पर्याप्त ना हो, कभी कभी ये कंप्यूटर का अपना मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि जब कंप्यूटर में या मोबाइल में किसी में भी रैम पर्याप्त नहीं होती है, सफिशिएंट नहीं होती है, तो जब रैम सफिशिएंट नहीं होती है तो कभी कभी हार्ड डिस्क ड्राइव का कुछ हिस्सा, है ना, ये हिस्सा तो आपका HDD का है, कुछ हिस्सा खाली रहता है, तो उसको रैम के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, रैम के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, हमारी वर्चुअल मेमोरी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हमारी वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी मतलब वो मेमोरी कि जब कभी कभी क्या होता है, हमारी रैम पर्याप्त नहीं होती, सफिशिएंट नहीं होती है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव का कुछ हिस्सा एज ए रैम काम करने लगता है। और वो चीजें जो हम लोग रैम में बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे, उसको हम कुछ समय के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव में रख देते हैं। ठीक है, तो जब हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव रैम की तरह काम करने लगे, तो वो कौन सी मेमोरी कहलाएगी, वर्चुअल मेमोरी। इसको एक बार आप पूरे लेक्चर को बहुत ही धीरज से अच्छे से पढ़िएगा। जिन लोगों ने पहले मेमोरी पढ़ रखी होगी उनको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, हम लोगों ने सारे फैक्ट कवर किए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी होगी वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आईसीटी के बाकी लेक्चर्स लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, अभी मुझे पता है हम लोगों की 10 मिनट सीरीज भी चल रही थी, ठीक है, पर अभी कुछ समय से मैं 10 मिनट सीरीज नहीं ला पाई। ठीक है, चूंकि काफी सारी मैराथन वगैरह की तैयारी में हूं मैं। ठीक है, बट अब आप लोगों के लिए इस तरह की आईसीटी की जो बेस वाली क्लासेस है वो मैं लाती रहूंगी, और फिर फाइनली आपको एक इसकी मैराथन में मिल जाएगी जिसमें आपको पूरा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान भी मिल जाएगा। इसकी जो पीडीएफ है आज ही मैं इसके नीचे, जब यह क्लास का प्रीमियर खत्म होगा उसके बाद ही आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप वहीं से इसको क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। जब भी मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, ठीक है, तो हम लोग इसकी भी रिवाइज करेंगे और आगे की क्लास पढ़ेंगे हमारी इनपुट आउटपुट। चलिए, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।